हिंदी साहित्य में आज सुनिए शिक्षाविद एवं लोकप्रिय कथाकार मीनू त्रिपाठी की लिखी हुई कहानी स्नेह निमंत्रण। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रमेश जी, हम संगम होटल से बोल रहे हैं। आपके सभी गेस्ट चेकआउट कर गए हैं, बस एक बुज़ुर्ग महिला बची हैं, उनको रिसेप्शन में बिठा दिया है। आप जल्दी से जल्दी उनको ले जाएं, हमें दूसरी शादी के लिए रूम्स तैयार करने हैं। बुज़ुर्ग महिला कौन? कहीं शकुंतला भाभी तो नहीं? सुरेखा, शकुंतला भाभी कहाँ हैं? रमेश ने सुरेखा से पूछा, पर वो मोबाइल पर अपने किसी विदेशी प्रवासी सहेली से बेटी के विवाह समारोह वर्णन में व्यस्त दिखी। शादी बड़े अच्छे से निपट गई है। शहर के नामी इवेंट मैनेजर सुमेर सूरी को हायर किया था। खर्च बहुत हुआ पर इंतज़ाम बहुत बढ़िया हुआ। मेहंदी और जयमाला तो मिसाल बन गए, जिसने देखा तारीफ की। लग रहा था किसी फिल्मी पर्दे पर सेलिब्रिटी की शादी का दृश्य फिल्माया जा रहा हो। घरातियों से लेकर बारातियों तक सारे इंतज़ाम उसी ने किए। नाश्ता, खाना, रहने की व्यवस्था, यहाँ तक कि चलते समय का पैक लंच का अरेंजमेंट भी इवेंट मैनेजर ने ही किया। रिलेटिव्स 2-4 छोड़कर सभी शादी वाले दिन ही आए। होटल में रुकवाया। घर में जगह कहाँ है, हमें भी तो स्पेस चाहिए। उत्साह में बोलती सुरेखा रमेश के उत्तेजित हाव भाव देखकर पल भर को रुकी। फिर बात करती हूँ, जुमले के साथ उसने फ़ोन रखते हुए रमेश से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सुरेखा, तुम्हें इतनी भी खबर नहीं है कि शकुंतला भाभी वहीं होटल में ही रह गई हैं? अच्छा। सुरेखा आश्चर्य से आगे बोली, कितनी सुबह विधि की विदाई हुई, उसके बाद एक मेहमानों ने जाना शुरू कर दिया। अब इन सब में कहाँ ध्यान रहा भाभी का। और सच बताऊं तो मुझे लगा वो वहीं से निकल गई होंगी। चलो छोड़ो ये सब कुछ अच्छे से हंसी खुशी निपट गया है। उसके आगे इन छोटी छोटी बातों पर इरिटेटेड होने की ज़रूरत नहीं। सुरेखा की बात पर रमेश बिना कोई प्रतिक्रिया दिए भाभी को लेने निकल पड़े। होटल के रिसेप्शन में सोफे पर बैठी शकुंतला भाभी रमेश को देखते ही रुआसी सी हाथ में पकड़ी डिबिया दिखाती हुई बोली, ये देख, पायल लाई थी विधि के लिए। सोचा था मौका देखकर अपने हाथों से पहनाऊंगी, पर वो तो विदा भी हो गई और मैं बेवकूफ़ सी सोती रह गई। कोई जगह लेता तो मिल लेती उससे। कोई बात नहीं, पगफेरे में आएगी तो मैं अपने हाथों से दे दूंगा। अभी तो आप घर चलो। घर आकर रमेश ने भाभी की दी हुई पायल की डिबिया सुरेखा के हाथ में थमाई तो उसने डिब्बी खोली। हाथों में पायल को तौलती सुरेखा, पुराने डिज़ाइन की हल्की सी है, काम वाली बाई को दे दूंगी। फुसफुसाते हुए कुछ उपेक्षा के साथ डिबिया मेज के दराज में डाल दी। सुरेखा ने शकुंतला भाभी के लिए साड़ी और श्रीकांत दादा के लिए कुर्ता और साथ में 2 डिब्बे मिठाई के लाई तो भाभी नाराज़गी से बोली, ये कौन सी रीति है सुरेखा, बेटी की शादी में कोई भेंट लेता है क्या? भाभी की बात पर सुरेखा आत्ममुग्ध सी बोली, आजकल बेटे बेटी सब बराबर हैं। और हाँ, श्रीकांत दादा 4 दिन से अकेले घर संभाल रहे हैं, ड्राइवर आपको घर छोड़ आएगा। सुरेखा के कहते ही भाभी रमेश से कुछ संकोच से बोली, सोच रही हूँ इतनी दूर आई हूँ तो छोटी चौक वाले मंदिर के दर्शन भी कर लूँ। बड़े दिन से इच्छा थी, अब बुढ़ापे में इतनी दूर अब कहाँ आना होगा। भाभी ने मंदिर जाने की इच्छा व्यक्त की तो सुरेखा कुछ अनमनी सी बोली, इन दोनों मेला चल रहा है भाभी, बड़ी भीड़ होगी। और हाँ रमेश, कुछ खा लो फिर काम देखो, अभी सबका बकाया निपटाना है। सुमेर से एस्टीमेट लेकर जितनी जल्दी बिल्स क्लियर कर दो अच्छा है। और हाँ, शाम को कुछ देर के लिए विधि और दामाद जी आ रहे हैं, सो पगफेरे की भी तैयारी करनी है। सुमेर से तय कर लो किसी 5 सितारा होटल में डिनर अरेंज करवा लें। अब मैं अकेली क्या क्या देखूं? सुरेखा भाभी को नज़रअंदाज करती हुई बोली। उसकी व्यस्तता देखकर रमेश संकोच में गड़ी भाभी को देख सोच में पड़ गया। विधि की शादी के लिए 4 दिन पहले वो कितने मान सम्मान और मनुहार से भाभी को लेने गया था। बुढ़ापे की शारीरिक असमर्थता के चलते वो आने को राजी भी नहीं थी, पर उसने मनुहार से इनको मनाया, भाभी न की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, जैसे भी है बस चल पड़ो। इधर कुछ सालों से मिलना नहीं हुआ तो क्या रिश्ता खत्म हो गया? रमेश की मनुहार के आगे शकुंतला भाभी असमंजस की स्थिति में फंसी हाथ में पकड़े निमंत्रण पत्र को देखती बोली, बड़े धर्म संकट में डाल दिया है रे तूने तो। घर के कामकाज को छोड़ इतनी दूर मुझे लिवाने चला आया, मना करते भी संकोच हो रहा है। सच पूछ तो अब तेरे दादा को छोड़कर कहीं आती जाती नहीं हूँ। समय समय पर दवाएं, परहेजी खाने का झंझट।
भाभी के कहते ही रमेश उनकी चिरौरी करते हुए कहने लगा, अरे चली चलो, 1 घंटे का तो रास्ता है, जब चाहो छोड़ जाऊंगा। 2-4 दिन के लिए दादा अकेले रह लेंगे। शादी ब्याह तो एक उत्सव और मेला है, सबसे मिलना मिलाना हो जाएगा, तुम्हारा मन लग जाएगा। मन की बात थोड़े है, क्यों नहीं लगेगा मन? सुरेखा दौड़ भाग कर रही होगी, घर भर में उल्लास छाया होगा। भाभी आंखें मूंद विगत के अनेक उत्सवों की कल्पना में डूबी बोली, कितना कितना काम हम लोग कर लेते थे। हफ्तों पहले मोहल्ले टोले के लोग जुटते थे, बढ़िया बनती, चावल रंगे जाते, गीत गाए जाते, और चली जाओ, न गई तो मन वहीं धरा रहेगा, मेरा खाना पीना महाराजन देख लेगी। श्रीकांत दादा के बोलते ही बात बनी और शकुंतला भाभी चलने की तैयारी में जुट गई। रमेश के पिताजी और श्रीकांत दादा के पिता चचेरे भाई थे, जो एक समय में संयुक्त परिवार में एक साथ रहते थे। समय बीतते संयुक्त परिवार एकल में तब्दील हुआ। रमेश की मां की विशेष स्नेह पात्रा शकुंतला भाभी की उपस्थिति हर छोटे बड़े कामकाज में अपरिहार्य थी। घर परिवार के सभी कामकाज निभाते वो रीति रिवाजों में इतनी पारंगत हो गईं कि रमेश की मां, काका काकी सभी शादी ब्याह तीज त्योहारों की रस्मों में उन्हें आगे रखते। जब रमेश के माता पिता दुनिया से कूच कर गए तब संपर्क टूटा। न शकुंतला भाभी के विदेश प्रवासी बेटे ने और न ही रमेश ने रिश्तों को जोड़े रखने में कोई दिलचस्पी दिखाई। हालांकि छोटे काका काकी बुआ फूफा हैं, पर बुढ़ापे की मार से वो सब बीते दिनों की बिसरी यादें बनकर रह गए हैं। शरीर के साथ स्मृति भी क्षीण हो गई है। ऐसे में ना तो उनके बच्चे कहीं लाने ले जाने में दिलचस्पी दिखाते हैं, ना ही बुलाने वाले उनको आने का कोई दबाव डालते हैं। बुजुर्गों के घरों से गायब होने से अगली पीढ़ी की मुश्किलें बढ़ीं, जो न तो परंपराओं से दूरी बनाने में सक्षम रही और न ही रीति रिवाजों को सीखने में दिलचस्पी दिखाई। नाते रिश्तेदारों की कमी आउटसोर्सिंग के ज़माने में खली नहीं, पर खानदानी परंपराएं किससे आउटसोर्स कराएं, ये जटिल प्रश्न सुरेखा के दिमाग में कुलबुलाया। इवेंट मैनेजर खाना पीना देख लेगा, मेहंदी सगाई की रस्में टीवी सीरियल की बदौलत हो जाएंगी, पर शादी में सिर्फ मौज मस्ती नहीं, परंपराएं और रीति रिवाज भी हैं, वो कौन बताएगा। पंडित जी को पूजा रस्मों की तैयारी के लिए बुलवाया गया तो वो भी बोले, जजमान शादी की रस्में तो हो जाएंगी, पर 3-4 दिन पहले से चलने वाली हर घर की अपनी कुछ कुल रस्में होती हैं। वैसे तो रस्में एक सी ही होती हैं, पर कुल के हिसाब से देखें तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो उनमें आ ही जाता है। बेहतर होगा कि कुल रस्मों में मेरे साथ आपके घर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग भी हो। पंडित जी, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो अपनी शारीरिक अक्षमता के चलते आने में असमर्थ हैं। आप ही जैसा ठीक समझें करवाएं। हमारी तरफ से रस्मों को लेकर कोई बंधन नहीं है। रमेश ने कह तो दिया, पर सुरेखा के मन में पंडित जी की बात खटकती रही। ऐसे में माँ पिताजी की बहुत याद आई। जेठ जेठानी के बच्चे तो उनके सामने ही ब्याह गए थे, काश विधि भी उनके सामने ही ब्याह दी जाती। जेठानी से सुरेखा की बात हुई तो उन्होंने जल्दी आने में असमर्थता व्यक्त करते हुए ये साफ कर दिया कि शादी के रस्मों रिवाजों के मामले में वो अनाड़ी हैं। माँ पिताजी के रहते रस्मों रिवाजों पर ध्यान ही नहीं दिया। रमेश की इकलौती बहन इंदिरा तो जेठानी से भी 2 कदम आगे बढ़कर रीति रिवाजों में क्या रखा है कहकर अपनी भाभी को तसल्ली दी तो सुरेखा समझ गई कि इंदिरा से भी कोई उम्मीद रखना बेकार ही है। फिर पंडित जी के अनुसार बहन बेटी का कुल दूसरा होता है। ऐसे में शकुंतला भाभी की याद आई। जैसे भी हो रमेश, शकुंतला भाभी से संपर्क करो, मैं अपनी बेटी के ब्याह में कोई समझौता नहीं करूँगी। सुरेखा की भावनाओं के आगे शकुंतला भाभी का नाम तुरंत जोड़ा गया। सालों से उनसे कोई संपर्क नहीं रखा गया। ऐसे में सिर्फ कार्ड के भरोसे उनके आने की उम्मीद न के बराबर थी। सो वो खुद लेवाने पहुंचा। शकुंतला भाभी बेटे समान देवर के इस स्नेह निमंत्रण से अभिभूत चली आईं। उनको देखकर सुरेखा की बाछें खिली हुई थीं। शकुंतला भाभी की मौजूदगी से अब वो निश्चिंत थी। कब कौन सी रस्म होनी है, कब क्या करना है, भाभी निर्देश देती जाती। रिश्तेदारों के शादी के आखिरी वक्त पर पहुंचने की मजबूरी को समझते हुए शकुंतला भाभी ने रस्मों को हिसाब से समय पर निपटवा दिया। जहां मौके की नज़ाकत और शकुंतला भाभी की अहमियत सुरेखा समझ रही थी, वहीं विधि को दिक्कत थी। मम्मी, मेरी फ्रेंड्स के बीच में ताई जी का बैठना अजीब लगता है। सुरेखा भी देखती कैसे शकुंतला भाभी विधि की सहेलियों की हंसी ठिठोली से आकर्षित हो खिंची चली आती।
मेहंदी फंक्शन के लिए प्रैक्टिस करती लड़कियों को टुकुर टुकुर निहारती शकुंतला भाभी को वहाँ से उठाना मुश्किल होता। कितने भी बहाने से उठाओ, वो शादी की हंसी ठिठोली को नज़रअंदाज नहीं कर पाती और लड़कियों के हुजूम के बीच आकर बैठ जाती। मम्मी, मेरी सारी प्राइवेसी ख़त्म हो गई है। बाथरूम जब देखो तब एंगेज रहता है। समय के बदलाव ने चुपके से भूमिकाओं में अदला बदली कर दी थी। भावी दुल्हन को घेरे रहने वाले नाते रिश्तेदारों की जगह आरामगाह होटलों में और सहेलियों का कब्जा घर पर हो गया था। भाभी, आपको घर पर विधि की सहेलियों के हंगामे के बीच जरा भी आराम नहीं मिलता है। यहाँ आराम भी मिलेगा और नींद भी पूरी होगी। हम सुबह सुबह आपको ले जाएंगे। कहते हुए सुरेखा ने उनको होटल में शिफ्ट करा दिया था। अब भाभी पंडित जी के दिए समय पर आती, निर्देश देती, हिसाब से सब तैयारी करवाती। पूजा की रस्मों के बाद वो थक गई होंगी, इस चिंता के साथ फिर उसी होटल में पहुंचा दी जाती। विधि को चैन था और सुरेखा संतुष्ट थी। इकलौती बेटी की शादी विधि विधान से हो सके, उस इच्छा के आगे ये व्यवस्था थोड़ी खर्चीली पर संतोषप्रद थी। जहाँ इतना खर्च वहाँ ये भी सही। शकुंतला भाभी का ध्यान बखूबी रखा जा रहा था। वो भी अपनी अहमियत देख प्रसन्न थीं। मेहंदी वाले दिन तो वो अभिभूति ही थीं। जिस तरह सहेलियों ने डांस की प्रस्तुति दी, ऐसा लगा मानो टीवी सीरियल पर मेहंदी का दृश्य चल रहा हो। शादी वाले दिन दबे शब्दों में सुरेखा ने समय से बल्कि थोड़ा जल्दी रस्मों को निपटाने को कहा। शादी होटल से होनी थी, सो भाभी मंडप से लेकर शादी में लगने वाली पूजन सामग्री को इकट्ठा कराने में पंडित जी की मदद करवाती रहीं। दोहरी तेहरी बार लिस्ट पढ़ती, कहीं कुछ छूट ना जाए। खास हिदायत दी थी सुरेखा ने कि होटल से कुछ मंगवाना आसान नहीं होगा। भाभी सावधानी पूर्वक सामान जमाती जाती। एक यही काम तो सौंपा था सुरेखा रमेश ने, भला इसमें कैसे चूक होती। शादी वाले दिन घर मेहमानों से भर गया था। इवेंट मैनेजर के इंतज़ाम को देखकर सभी प्रभावित थे। शाम को भाभी सबके बीच कुछ गुमसी हो गई थी। कितने नए अपरिचित चेहरे थे जो देखे और परिचित थे, उनके पास समय की कमी थी। सबको देख सुन लूँगी का संजोया सपना सपना ही रह गया था। शादी की गहमा गहमी में सब अपने ही में व्यस्त थे। आधी रात को शकुंतला भाभी को अकेले मंडप के पास बैठा देखकर रमेश ने उनको आराम करने की सलाह दी तो मुस्कुराकर बोली, कन्यादान के बाद ही आराम करूंगी। अरसे बाद तो ये मौका आया है। रमेश और सुरेखा के कन्यादान करने के बाद भाभी का नंबर आया तो बड़े मनोयोग से उन्होंने कन्यादान किया। बाद में किसी ने उनको होटल के कमरे में पहुंचा दिया। जिम्मेदारी से फारिग थकी हारी वो सोईं तो ऐसा सोईं कि विधि और मेहमानों की विदाई के हंगामे के बीच भी नहीं उठीं, और जब उठीं तो न मंडप था, न सोफे, न कोई साज सजावट। रमेश की तंद्रा सुरेखा के प्रश्न पर टूटी। क्या सोच रहे हो, भेज दो भाभी को। नाश्ते तक का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा होगा लंच से पहले ही निकल जाएं सब। इंदौर वाली मौसी के बच्चे भी हैं, उनकी ट्रेन तो दोपहर की है। ये तो अच्छा हुआ जो कुछ पैक लंच एक्स्ट्रा बनवा लिए थे, वरना मुश्किल होती। सुरेखा एकांत चाहती थी ताकि बिखरे घर को अपने मन मुताबिक समेट सके। इवेंट मैनेजर के साथ रमेश और सुरेखा देर तक हिसाब किताब करते रहे। कुछ चुका, कुछ बकाया रह गया। दोपहर बीत गई। रमेश बाहर आया तो देखा शकुंतला भाभी चुपचाप बैठी सुरेखा को पग फेरे के सामान को सहेजती देख रही थी। रमेश ने भाभी से कहा, भाभी आप तैयार हो जाओ, मंदिर दर्शन करके वहीं से निकल जाएंगे। नहीं भाई, आप थके हो, ऐसे में ड्राइविंग ठीक नहीं, भाभी को ड्राइवर छोड़ आएगा। सुरेखा तुरंत बोल पड़ी। भाभी भी उसकी बात का समर्थन करते हुए बोली, हाँ रमेश, तू अब आराम कर। नहीं भाभी, मैं आपको अकेले नहीं भेजूंगा, गाड़ी ड्राइवर चलाएगा, मैं बस साथ जाऊंगा। घंटा 2 घंटा आपसे बातें करने का मौका मिल जाएगा। जो आज अकेले भेज दिया तो अगली बार श्रीकांत दादा कान खींचेंगे मेरे। देवर के अपनेपन से सराबोर गदगद शकुंतला भाभी चलने की तैयारी करने लगी। सुरेखा के चेहरे पर नाखुशी के भाव देख रमेश धीमे से बोले, बेटी की शादी इवेंट मैनेजर ने मोटी रकम की बदौलत यादगार बना दी। रही बात शादी के रीति रिवाजों को निपटाने की, उसके लिए शकुंतला भाभी के लिए सम्मान, समय, 2 मीठे वास्तविक सच्चे बोल जो मन से निकले हों, बस इतना खर्च है। मेरे हिसाब से सौदा बुरा नहीं है। रमेश का कटाक्ष सुरेखा को जड़वत कर गया। चलते समय वो भाभी के पैर छूने को झुकी तो शकुंतला भाभी उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली, बड़ा मान दिया तुम लोगों ने, चाचा चाची का अभाव नहीं खला, खुश रहो।
भाभी चली गईं तो कुछ भरे मन से वो भीतर आई। घर का एकांत सूनेपन में बदल गया जो अच्छा नहीं लगा। वो विधि के पगफेरे के सामान को जांचने लगी। सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद कुछ कमी सी लगी तो उठकर उसने मेज की दराज खोल ली। कुंतला भाभी की दी हुई पायल के डिबिया उठाकर पायल निकाल ली। छोटे छोटे घुंघरुओं की रुंझुन सुनने के लिए पायल हिलाई, फिर सावधानी से उसे आशीर्वाद के लिफाफे के साथ रख दिया तो लगा पग फेरे के सामान में पूर्णता आ गई है। अभी आप सुन रहे थे रिश्तों को अहमियत देने वाली एक खूबसूरत सी कहानी स्नेह निमंत्रण। लिखा है मीनू त्रिपाठी जी ने। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।